हाय फ्रेंड, मैं महेंद्र मिश्रा कैप्टन डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, जब किसी भी आवेश पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे होते हैं तब हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। अकेला बल कार्य करेगा तो सिंपली हम लोग फार्मूला जो जानते हैं उस आधार पर करेंगे। लास्ट लेक्चरों में हम लोग उसकी चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग अगर हमारे किसी एक आवेश पर एक से ज्यादा बल कार्य कर रहा हो तब हम परिणामी बल, जो हम लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे कि परिणामी वेक्टर R बराबर होता था √a² + b² + 2ab cos थीटा, जहां थीटा a और b के बीच बना कोण है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर अगर दो बल कार्य करेंगे F1 और F2 तो परिणामी बल F बराबर होगा √f1² + f2² + 2f1f2 cos थीटा। इसका मतलब कि अध्यारोपण के सिद्धांत पढ़ने से पहले हम लोग एक जनरल फार्मूला पढ़ते हैं कि परिणामी बल F बराबर हो जाएगा √f1² + f2² + 2f1f2 cos थीटा। ये हमारा बेसिक फार्मूला है कि अगर दो बल थीटा कोण पर कार्य कर रहे हैं तो उनका परिणामी हम कैसे निकालेंगे। चाहे बल की बात करें, चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, दोनों स्थितियों में हम लोग यही फार्मूले का यूज करेंगे। एक शॉर्टकट तरीका है, ध्यान रखिएगा। अगर दो बल एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो परिणामी उनके योग के बराबर हो जाएगा, और अगर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो परिणामी उनके अंतर के बराबर हो जाएगा। ये जनरली होगा। क्यों होगा? एक ही दिशा में मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा तो f1 + f2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अगर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो थीटा का मान 180 डिग्री हो जाएगा, और जब 180 डिग्री हो जाएगा तो f1 - f2 आ जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन 1, बिंदु C पर बल की गणना कीजिए। कौन सी बल? वैद्युत बल। वैद्युत बल की गणना कीजिए। बिंदु C पर वैद्युत बल की गणना कीजिए। अब C है कहां? इसके लिए हम लोग देखते हैं, ये आपका पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ये A है, ये B है, और यहां बीच में कहीं पर कोई पॉइंट C है। A पर 3 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, यहां पर 4 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, और यहां पर 2 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है। अब याद रखिएगा, ये चित्र आपको दे भी सकता है और इसको लैंग्वेज के रूप में भी दे सकता है कि दो बिंदु आवेश इतनी इतनी दूरी पर स्थित है, पहले आवेश से इतने और दूसरे आवेश से इतने दूरी पर एक तीसरे आवेश को रख दिया जाता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। चलो, इस बिंदु पे हमें बल की गणना करनी है, तो याद रखिएगा, जिस बिंदु पे हमें बल निकालना होता है उस बिंदु को छोड़ करके हम लोग देखते हैं कुल कितने आवेश हैं। तो C पे हमें बल की गणना करनी है तो C को हम छोड़ देते हैं। यहाँ क्या आवेश रखा है अभी हम उसको स्टे करते हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि एक आवेश यहाँ है और एक आवेश यहाँ है, अर्थात C को छोड़ करके हमारे पास केवल 2 आवेश हैं, अर्थात C पर 2 बल लगेंगे। याद रखना, C को छोड़ करके जितने आवेश होंगे C पर उतने ही बल कार्य करेंगे। तो कितने बल कार्य करेंगे? 2 बल कार्य करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम है, लिखेंगे बिंदु A द्वारा C पर आरोपित बल। आरोपित बल, बल का फार्मूला हम लोग नॉर्मली जानते हैं, यह बराबर होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। पहला आवेश, दूसरा आवेश और उनके बीच की दूरी। तो याद रखिएगा, 9 × 10⁹ Q1 मतलब वह आवेश जो बल लगा रहा है। कौन बल लगा रहा है? 3 माइक्रोकूलम। तो 3 × 10⁻⁻6। Q2 जिस पर बल लग रहा है कितना? 2 माइक्रोकूलम। 2 × 10⁻⁻6 बटे r²
यहां से यहां तक की डिस्टेंस। चलो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये आपको दिया है 3 मीटर और ये दिया है 2 मीटर, तो 3 का वर्ग 9 हो गया। 9 से 9 कैंसिल, 3 दूनी 6 गुणे 10 घाते -3 न्यूटन का बल F1 काम कर रहा है। किस दिशा से किस दिशा तक? चलो ये भी धन है, ये भी धन है। धन धन के बीच प्रतिकर्षण होता है, याद रखिएगा, दिशा का निर्धारण बहुत ही आवश्यक है। अर्थात दोनों धन है। अब ये बताओ कि ये वाला आवेश तो बल लगा रहा है और प्रतिकर्षण बल लगा रहा है। प्रतिकर्षण का मतलब होता है धक्का देना, अर्थात ये वाला आवेश इस आवेश को धक्का देगा। धक्का देने का मतलब ये जाएगा इस दिशा में, तो ये हो गई बल F1 की दिशा से। लिखेंगे कौन सा किधर है? C से B दिशा में, C से B दिशा में। इतना क्लियर हो? अब ऐसे ही हम इसके द्वारा इस पर लगाए जाने वाले बल की बात करेंगे। कौन सा बल? F2। F2 फिर से फार्मूला पहले लिखते हैं, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान I2 स्क्वायर। 9 × 10⁹ Q1 ये बल लगा रहा है, हो जाएगा 4 × 10⁻⁻6। इस पर लग रहा है 2 × 10⁻⁻6 अपान यहां से यहां तक डिस्टेंस 2 मीटर है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 9 दूनी 18 गुणे 10 घाते -3 न्यूटन। ये F2 की बात हो गई। अब इसकी भी दिशा थोड़ा सा निकाल लेते हैं। ये दोनों फिर से धन धन है, तो ये वाला आवेश इस आवेश को फिर से दूर फेंकेगा, अर्थात इसके कारण ये किधर जाएगा? इस दिशा में जाएगा। अब F1 और F2 का डायरेक्शन हम देखते हैं, दोनों किस दिशा में है? विपरीत दिशा में है। अब याद रखिए क्या बताए थे, अगर दोनों विपरीत दिशा में है तो परिणामी उनके अंतर के बराबर, अर्थात परिणामी बल F बराबर, अब देखना कि F1 और F2 में कौन ज्यादा है। F1 का मान इधर 6 है, F2 का मान इधर 18 है, तो कौन ज्यादा हुआ? F2 ज्यादा हुआ। इसलिए जो परिणामी है वो F2 - F1 होगा। F2 की वैल्यू है 18 - 6 × 10⁻⁻3, दैट मीन्स 12 × 10⁻⁻3 न्यूटन। ये परिणामी बल हो गया। अगर इसको इसकी दिशा निकालनी होगी तो याद रखिएगा कि जो बल ज्यादा होगा F1 और F2 में से, अगर F1 ज्यादा है तो परिणामी F1 की दिशा में होगा, F2 ज्यादा रहेगा तो परिणामी F2 की दिशा में होगा। यहां पर F2 ज्यादा है, F2 की दिशा है C से A की ओर, अर्थात जो परिणामी है इसकी भी दिशा होगी C से A की ओर। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर यहां पे एक ऋण आवेश हो जाता, अगले क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा चेंज करके इसको देखते हैं। नोट कर लिए इसको आप लोग? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। अब हम यहां पे थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं, क्वेश्चन पूरा वही करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, फिर से बिंदु C पर वैद्युत बल की गणना करनी है और यहां पर हमें कर देना है इसको माइनस, बाकी पूरा क्वेश्चन वही रहेगा। अब देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बदल गया, बस एक चिन्ह चेंज करने से। अब देखो फिर से देखेंगे, बिंदु A द्वारा C पर लगने वाला बल बिल्कुल वही रहेगा, अर्थात इसके बीच की ना तो दूरी बदली है ना तो आवेश बदला है, अर्थात Q1 Q2 और R सब वही है, तो बल वही होगा। दिशा थोड़ा सा देखते हैं। ये धन है और ये भी धन है, और धन धन के बीच क्या होगा? धन धन के बीच प्रतिकर्षण, अर्थात ये वाला आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात F1 की दिशा तो जो पहले थी वही अब भी रह गई। चलो इतना आपका हो गया C से B की दिशा में। अब इसके द्वारा लगने वाले बल की बात करते हैं। यहां लिख लेना, बिंदु B द्वारा C पर लगने वाला बल।
लगने वाला बल। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बल लगा रहा है, इस पर बल लग रहा है। जो लगाने वाला बल है वो ऋणात्मक है और जो जिस पे बल लग रहा है वो धनात्मक है, और धन और ऋण के बीच आकर्षण होता है। अर्थात ये वाला आवेश इस आवेश को अपनी ओर खींचेगा, अर्थात जब खींचेगा तो जो F2 है उसकी भी दिशा क्या होगी, उधर ही होगी। कितनी होगी, जितनी पहले आई थी सेम एज उतनी ही आएगी, क्योंकि बीच की दूरी में और आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो F2 का मान तो वही आएगा। अब हम देख रहे हैं कि F1 और F2 दोनों एक ही दिशा में हैं। जब एक ही दिशा में है तो परिणामी दोनों के योग के बराबर होगा, और ये हो गया कितना, 24। अब इसका डायरेक्शन C से B दिशा में हो जाएगा, क्योंकि दोनों बल उसी दिशा में लग रहे हैं, C से B की दिशा में। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको हो गया। तो याद रखिएगा, अगर ये धन आवेश होता तो इसके द्वारा लगने वाले बल की दिशा इधर होती, अगर ये ऋण आवेश है तो इसके द्वारा लगने वाले बल की दिशा इधर होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा कि दोनों ही दिशाओं में विपरीत दिशा में थे, और दूसरा क्वेश्चन पढ़ा कि जब दोनों बल एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। अब हम लोग एक नया क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फिर से ये हम लोग लेते हैं, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी। तीनों पे क्रम से यहां पे 4 माइक्रोकूलम, यहां पर 3 माइक्रोकूलम और यहां पर 2 माइक्रोकूलम आवेश रखे हैं। यह है पॉइंट सी। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, यहां पर ये पॉइंट सी है। अब इसके बीच की डिस्टेंस दिखा रहा है, ये भी 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है। सी पर लगने वाले बल की गणना हमको करनी है। फिर वही देखते हैं। अब बताओ, सी को छोड़ करके इसके आसपास कुल कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं, एक ए पर और एक बी पर, अर्थात इस पर 2 बल लगेंगे। तो पहले हम लोग F1 और F2 ही निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ए द्वारा सी पर लगने वाला बल, दैट इज F1। फार्मूला आपको मालूम होगा, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। 9 × 10⁹ Q1 का मतलब ये है, 4 × 10⁻⁻6। Q2 का मतलब ये 2 × 10⁻⁻6 अपॉन बीच की डिस्टेंस 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कट गया, 4 दूनी 8 × 10⁻³ न्यूटन। डायरेक्शन देखते हैं, ये धन है ये धन है, दोनों धन धन है। जब दोनों धन धन होंगे तो क्या होगा, ये वाला इसे प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करने का मतलब दूर भागेगा। अब इसकी दिशा हो गई ये। अब ऐसे ही लिखेंगे, बी द्वारा सी पर लगने वाला बल, F2। फिर से फार्मूला 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। यही एकलौता इसका फार्मूला है, आप लोग रट जाना चाहिए अब तक। 9 × 10⁹ Q1 का मतलब जो बल लगा रहा है ये, 3 × 10⁻⁻6 Q2 का मतलब जिस पर बल लग रहा है, 2 × 10⁻⁻6 दोनों के बीच की दूरी 3 का स्क्वायर 9, तो 3 दूनी 6 × 10⁻³ न्यूटन। अब ये भी दोनों धन धन है, इसलिए ये इसे प्रतिकर्षित करेगा किस दिशा में, इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। ये हो गई F2 की दिशा। अब हम देख रहे हैं कि F1 और F2 ना तो एक ही दिशा में है ना तो विपरीत दिशा में है।
एक ही दिशा में होते तो योग के बराबर, पहले क्वेश्चन की तरह, सॉरी दूसरे क्वेश्चन की तरह। विपरीत दिशा में होते तो पहले क्वेश्चन की तरह अंतर के बराबर हो जाता। लेकिन यहां पर न तो एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं और न तो विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों किस कोण पे काम कर रहे हैं? 90 डिग्री के कोण पर काम कर रहे हैं। अब हम इस सूत्र में 90 रखेंगे और cos 90 का मान हो जाता है 0, अर्थात ये पूरा टर्म्स 0 हो गया। अब लिखेंगे अतः परिणामी f बराबर होगा √f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। f1 की वैल्यू ये रखी हुई है 8 इंटू 10 पावर -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 10 पावर -3 का होल स्क्वायर। अब देखो 10 पावर -3 अगर हम बाहर ले लें, 10 पावर -3 बाहर ले लें तो अंदर बचा 8 का स्क्वायर, तो 8 × 64 और 6 × 36, 64 और 36 100, और 100 का वर्गमूल ले लेंगे तो आएगा कितना? 10। तो 10 पावर -3 इंटू 10, दैट मीन्स आंसर आया F = 0.01 न्यूटन या 10⁻² न्यूटन। और इसकी दिशा क्या होगी अब पूछे तो, क्योंकि अभी तक तो जो बल ज्यादा रहता था, अगर विपरीत दिशा में रहते थे तो जो बल ज्यादा रहता था उधर उसकी दिशा हो जाती थी। अगर दोनों एक ही दिशा में काम करेंगे तो परिणामी भी उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन यहां पर दोनों बल अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं, तब इनका परिणामी क्या होगी? हम मान लेते हैं कि इनका परिणामी किसी एक बल से अल्फा कोण बनाता है। इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि जो इसका परिणामी है वो एक पहला बल इधर, दूसरा बल इधर, तो दोनों का परिणामी बीच में कहीं होगा। कितना कोण बनाएगा? मान लेते हैं अल्फा कोण बनाएगा। तो अगर हम लोग यहां पर इसके समांतर रेखा खींचें तो ये F2 को प्रदर्शित करेगा और आधार F1 को, और ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब हम लिखेंगे परिणामी की दिशा। याद रखना, परिणामी की दिशा tan अल्फा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है यहां पे? F2, आधार क्या है? F1। F2 का मान है 6, ये लिखे थे ये 6 इंटू 10 पावर -3, और F1 का मान है 8 इंटू 10 पावर -3, -3 से -3 कैंसिल हुआ, 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8। tan अल्फा बराबर इतना, तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। ये आपका इसकी दिशा हो गई। फिर से एक बार देखते हैं, अगर दोनों बल एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो उनकी परिणामी की दिशा भी वही होगी। अगर बल विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं तो परिणामी की दिशा उधर होगी जिस बल का मान ज्यादा होगा। तीसरा, अगर दोनों किसी कोण पे काम कर रहे हैं तो परिणामी उन दोनों के बीच किसी कोण पर काम करेगा, और वह कोण कैसे निकालेंगे? F2/F1 करके। क्लियर? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। इसकी प्रत्येक भुजा की माप 2 मीटर है। कहेगा एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है? 2 मीटर की है। इसको मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है। एक समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 मीटर है। AB के मध्य बिंदु पर, AB का मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु पर वैद्युत बल की गणना कीजिए। सीधे क्वेश्चन कहेगा, जबकि A पर 4 माइक्रोकूलम, B पर 4 माइक्रोकूलम,
सी पर 4 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश रखे हैं। चलो सिंपली हमें कहां पर, अब यहां पे हम क्या करते हैं, अगर बल की बात करेगा तो यहां एक आवेश देगा, मान लेते हैं 2 माइक्रोकूलाम की बात कर रहा है। कितने आवेश यहां रखा हुआ है? 2 माइक्रोकूलाम का आवेश, बिंदु का नाम है डी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप 2 मीटर है, इनके कोनों पर या प्रत्येक कोनों पर 4-4 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश रखे गए हैं। ए बी जो कि आधार है, या कोई एक भुजा ले लेते हैं, ए बी कहीं भी हो सकती है, ए बी के मध्य बिंदु पर 2 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, तो उस पर लगने वाले बल की गणना हमको करनी है। कैसे करेंगे? देखो हमने बताया था कि जिस बिंदु पर बल की गणना करनी होती है उसको छोड़ करके देखते हैं कुल कितने बल काम कर रहे हैं। तो डी को छोड़ करके कितने आवेश हुए? 3, अर्थात डी पर कितने आवेश, कितने बल काम करेंगे? 3 बल कार्य करेंगे। पहला ए के कारण, दूसरा बी के कारण और तीसरा सी के कारण। तो क्रम से ए के कारण बल क्या हो जाएगा? F1 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 4 माइक्रोकूलाम है, 4 गुणे 10 घाते -6, Q2 जिस पर बल लग रहा है 2 गुणे 10 घाते -6। बीच की दूरी याद रखिएगा, प्रत्येक भुजा तो 2 मीटर की है, ये भी 2 मीटर है, क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है इसलिए ये दूरी कितनी होगी? 1 मीटर होगी। तो यहां रखेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 हुआ, 4 दूनी 8 और 8 नवा 72, 72 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन। क्लियर? दिशा इसकी देख लो, ये भी धन है, ये भी धन है, धन और धन के बीच प्रतिकर्षण, तो F1 की दिशा हो गई किधर? D से B की ओर हो गई। इतना क्लियर हो? अब दूसरा चीज देखते हैं, B द्वारा D पर लगने वाला बल, B के कारण D पर आरोपित बल F2 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2, Q1 का मान 4 इंटू 10 पावर -6, Q2 का मान 2 इंटू 10 पावर -6 अपॉन डिस्टेंस 1 मीटर है। ये भी सेम एज हो गया, 72 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन। किस दिशा में? दोनों धन धन है, तो F2 की दिशा इधर। याद रखना, बल की दिशा निकालना सीखना, कोई Diक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर से बताएंगे बल की दिशा या तीव्रता की दिशा कैसे निकालते हैं। अब C द्वारा आरोपित बल F3 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 का मतलब 4 गुणे 10 घाते -6, Q2 का मतलब जिस पे लग रहा है 2 गुणे 10 घाते -6 बटे R स्क्वायर। यस, अब यहां थोड़ा सा नोट देखते हैं। R का मतलब कि अब जो यहां से ये दूरी की बात कर रहा है, ये दूरी की बात कर रहा है, ये R है। अगर हम, अभी तो अननोन है तो पहले हम इसको ज्ञात करते हैं। क्या ये हमें समकोण त्रिभुज दिख रहा है? तो समकोण त्रिभुज अगर दिख रहा है तो ये कर्ण हुआ और ये आधार हुआ और ये लंब हुआ। तो हम लोग क्लास 8th में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या होगा, अगर हमको लंब की वैल्यू निकालना है तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। तो लंब की वैल्यू आ गई 2 दूनी 4 में से 1 घट गया 3, तो √3 आ गई। तो यहां r के स्थान पे √3 रखेंगे और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहां हो गया ये 3 से 3 कैंसिल, तो 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24 गुणे 10 घाते -3 न्यूटन। इसकी दिशा क्या होगी?
अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसलिए जो इसकी दिशा होगी वो नीचे की ओर होगी। ये हो गई F3 की दिशा। अब हम देखते हैं कि 3 बल लग रहे हैं, F1, F2, F3। कितना कितना लग रहे हैं, किस दिशा में लग रहे हैं, ये हमारे मालूम, हम लोग गणना कर चुके हैं। लेकिन अब ध्यान से देखेंगे कि F1 का मान और F2 का मान बराबर है और विपरीत दिशा में है। तो परिणामी क्या करता है, जो F1 है वो इस दिशा में इतना बल लगाता है, F2 उतना ही बल इस दिशा में लगाता है, इसलिए परिणामी दोनों के अंतर के बराबर होगा। और क्योंकि दोनों का परिमाण बराबर है, मात्रा बराबर है, इसलिए इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो कहेंगे कि F1 और F2 परिमाण में बराबर है और दिशा में एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देता है। अब जो प्रभावी बल होगा केवल F3 होगा, अर्थात जो परिणामी बल होगा परिणामी बल F बराबर हो जाएगा केवल F3, और F3 का मान है 24 × 10⁻³ न्यूटन। ये होगा। अगर मान लो इसकी दिशा भी पूछता है तो सीधे कहना कि DC या CD को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश नीचे की ओर। फिर से C और D को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश नीचे की ओर। क्लियर? चलिए कई मिनट बाद